हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस पार्ट 10 में अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध देखेंगे। इसका आगे निगमन करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए r और f यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो यानी हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि f बराबर r/2 या इसको आप लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो इन दोनों इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से सूत्र आता है। f बराबर r/2। ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण बिंदु B यानी दर्पण के बिंदु B पर कहीं टकराती है और टकराने के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। C और B यहाँ पर अभिलंब बनाया गया है। अभिलंब जो परावर्तन का नियम है, आने वाली किरण टकरा करके फिर परावर्तित हो जाती है, तो बीच में क्या है, अभिलंब। तो यही चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। तो जिधर से किरण आती है उसको I और जिधर किरण जाती है उसको R कहते हैं। ये परावर्तन के नियम में आपको पढ़ाया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर कोण I और कोण C, इधर का कोण A और कोण A, ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, क्योंकि कोण I और कोण T, यहाँ पर जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण, तो एकांतर कोण के नियम से दोनों बराबर हैं। कोण I और कोण R आपको ऐसे ही बराबर होंगे, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से जैसे किरण आती है और फिर परावर्तित होकर के जाती है, तो अभिलंब जो है वह इनके दो बराबर कोणों में इसको विभक्त करता है। तो कोण I बराबर कोण R होता है। तो कोण I जो है वह कोण T के बराबर हो जाएगा और कोण T जो है वह R के भी बराबर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। CB दर्पण का अभिलंब खींचा गया है जो परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, अब इसमें परावर्तन के नियम का पालन जो करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम में हम जानते हैं कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R। ये आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ से ये देखिए, आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, तो हम लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोण I और कोण T आपस में बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो कोण I इज इक्वल टू कोण T, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कोण R बराबर कोण T हो जाएगा। कोण R और T भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों बराबर होंगे, क्योंकि I T के बराबर है, तो T और I R के भी बराबर है, I R के बराबर है, I T के भी बराबर है, तो इसके भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये हमको मिला। अब यहाँ पर इसमें देखिए भुजा जो है, इसमें भुजा कौन सी है, B और F। ये भुजा B और F बराबर है भुजा F और C की। अब ऐसा क्यों है, बराबर क्यों है, देखिए एक इसको त्रिभुज जो है बाहर निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज है मान लीजिए, इसको F मान लेते हैं, इसको C और इसको B मान लेते हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर। तो यहाँ जो कोण है वह मान लीजिए T कोण है और ये कोण जो है वो R कोण है। जब इस समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती, तीसरी भुजा भिन्न होती है। तो
त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती है उसके उतने कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजा बराबर, ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण ए और इसके सामने कोण ए, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों कोण बराबर होंगे तो भुजा भी बराबर होगी। तो इसलिए भुजा जो है बी और एफ और सी दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो उसके आधार पर यहाँ पर इसको लिख दिया गया। ठीक है, अब इसमें से हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, पी और सी सभी जो है पी और सी से लेना हमें। पी और सी बराबर क्या है, पी और एफ है प्लस एफ और सी है, एफ सी। अब यहाँ पर पी एफ जो है पी सी के बराबर है। हम इसे यह लिख सकते हैं यहाँ पे पहले पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, यानी एफ सी बराबर पी एफ है, जहाँ पी एफ बराबर एफ सी, ये बराबर है। तो एफ सी के बराबर पी एफ है, तो हम इसकी जगह पी एफ लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसे बराबर है, ये जो है यह बिंदु, ये जो आपका द्वारक है इतना छोटा है कि बिंदु लगभग पी के बराबर है, तो इसलिए यह इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये दर्पण का द्वारक यम और यम12 है, बहुत छोटा होने के कारण, बहुत अल्प होने के कारण बिंदु बी जो है वह ध्रुव पी के बहुत निकट होता है, इसलिए इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। इसको पी सी इज इक्वल टू 2pf लिख सकते हैं। ठीक, 2pf। अब यहाँ से pf की वैल्यू निकालनी थी, pf इज इक्वल टू 2 का यहाँ भाग हो जाएगा, तो 1/2 गुणे पी सी हो जाएगा। ठीक है, अब p और f यहाँ क्या है, p और f क्या है, ये वक्रता केंद्र की दूरी है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया p और c, और p और f क्या है, p और f ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी r से प्रदर्शित करते हैं। इसको यहाँ पर r लिख देंगे, सॉरी, p और f यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी हुई तो फोकस दूरी को स्मॉल f से, यहाँ स्मॉल f हो जाएगा 1/2 इंटू पी और सी क्या है, यह वक्रता त्रिज्या की दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको यह बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं कि निगमन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। आप यहाँ से साफ साफ अक्षरों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।